आश्रम परंपरा क्या है और वो कितना जरूरी है आज के इस दौर में। पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य की आहुति है आश्रम परंपरा। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सनातन विरोधी गतिविधियां होती है। जब ही वृत्ति मनुष्य के ऊपर प्रभाव हो जाती है तो वह हिंसा को जन्म देती है। तो ये व्यवस्थाएं जो आप बोल रहे हैं ही से भी तक की जो सफर है वो जल्दी से पूरा किया जा सकता है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। रामायण, महाभारत और हमारे जो वेद पुराण, जिस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है उसका ज्ञान पाठ्यक्रमों से शुरू से अगर बच्चों को मिले। शिक्षा और संस्कृति को लेकर काफी कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन अभी बहुत कुछ होना शेष है। नमस्कार, मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हमारे साथ दिल्ली से हमारे खास मेहमान पधारे हैं पुष्कर जी मिश्रा, जो कि आश्रम परंपरा के बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। आश्रम परंपरा है क्या, उसमें जुड़ने से जो लोग हैं उनको क्या लाभ होगा और इससे देश और समाज को कितना लाभ पहुंचेगा, हम पूरी जानकारी पुष्कर जी से लेते हैं और उनसे बात करते हैं। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय समाचार के इस मंच पे। पुष्कर जी, जिस तरह से आप कई सालों से एक विषय के साथ आप देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम करते हैं, आश्रम परंपरा क्या चीज है, हमारे जो दर्शक है उनसे भी हम ये जानकारी शेयर करेंगे कि आश्रम परंपरा क्या है और वो कितना जरूरी है आज के इस दौर में। आश्रम परंपरा क्या है, इसको मैं इस ढंग से प्रस्तुत करूंगा। महर्षि चरक कहते थे कि हर औषधि में वनस्पति है और हर अक्षर में मंत्र है। आश्रम परंपरा कहती है कि हर अक्षर में मंत्र है, हर वनस्पति में औषधि है, हर चर जीव में योगासन है और हर मनुष्य में ऋषि है। तो मनुष्य का जो ऋषि तत्व है, जिसको आर्ष तत्व भी कहते हैं, वह कैसे जागृत हो, उस दिशा की यात्रा है आश्रम परंपरा। आश्रम परंपरा आचार, विचार, व्यवहार में परिष्कार और उत्कर्ष का संस्कार है। आश्रम परंपरा बिना किसी जातीय भेद के, मजहबी भेद के, लिंग भेद के, भाषा भेद के, भूभाग भेद के, किसी भी प्रकार के भेद से मुक्त मनुष्य मात्र के आत्मोत्कर्ष और लोकोत्कर्ष का मार्ग है। यह आत्मिक विकास और लोक विकास दोनों का समन्वय है। आपने दूसरी बात कही कि आश्रम परंपरा की आवश्यकता क्या है या कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति के सामने जो सबसे बड़े संकट हैं उनको निरूपित करिए, तो बहुत ज्यादा हम लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर मैं 4-5 समस्याओं की ही बात करूं तो पहली सबसे बड़ी समस्या जो पूरा विश्व जिससे ग्रस्त है वो क्लाइमेटिक चेंज की है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की है। सांस लेना दूभर हो गया है और जो फ्यूचर्स स्टडी है, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जिस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से फ्यूचर में मानव जाति लुप्त हो चुकी है स्टडी में। उसके लिए क्या हो पा रहा है? दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो नरसंहार कर सकें ऐसे आयुध, और ऐसे आयुध बढ़ रहे हैं इस समय पृथ्वी पर, जिनके चल जाने मात्र से जीवन पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा। मनुष्य की बात ही क्या है।
तीसरी बड़ी समस्या रिलीजियस टेररिज्म, मजहबी आतंकवाद की है। पूजा पद्धति के नाम पर, उपासना पद्धति के नाम पर यह कहकर कि मेरा ही मार्ग सही है, लोगों की हत्या हो जाती है। चौथी सबसे बड़ी समस्या है कि डिह्यूमनाइजेशन, अमानवीकरण, वो चाहे टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा हो, जिस तरह से हमारी संवेदनाएं धीरे धीरे शून्य होती जा रही हैं, मनुष्य के मनुष्य से परस्परता घटती जा रही है, और इस अमानवीकरण के क्रम में जो मानसिक मनोरोग जिनको हम कहते हैं, वो मनोरोग जिस प्रकार से पूरी पृथ्वी में एक महामारी का रूप ले चुके हैं। मैं इन 4 पर ही सीमित रखता हूं। क्या इनका मार्ग कोई बता पा रहा है? क्या पृथ्वी पर पूरे भूमंडल में जितने राज्य हैं, इनमें से कोई इस समस्या की ओर सोच भी रहा है? क्या कोई कॉरपोरेशन इस दिशा में काम कर रहा है? क्या कोई यूनिवर्सिटी सिस्टम इससे निदान के उपाय बता पा रही है? और समस्या बहुत विकराल है, तो इससे कैसे निजात पाएंगे? उस दिशा में आश्रम परंपरा एक प्रयास है जो अपनी चर्या के माध्यम से, अपने आचार विचार व्यवहार से मनुष्यों में परिष्कार और उत्कर्ष का संस्कार पड़े, इस दिशा में सहयात्री है हर मनुष्य की। पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य की आहुति है आश्रम परंपरा में, चाहे वो कहीं भी रहा हो पृथ्वी का। मनुष्य मात्र की उत्कृष्ट परंपराओं का संगम है आश्रम परंपरा। बहुत ही बढ़िया, उम्दा विचार और बहुत ही उम्दा ख्याल से ये आपका जो कार्य आप कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अभी अमेरिका, रूस, यूक्रेन, ईरान और इराक, कई देशों के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है। अभी खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी धमकी दी है इराक को कि भाई हम आपके ऊपर हमला करेंगे, और इस तरह से सामने उसने भी बोला कि हम 24 घंटे में अणुबम बना लेंगे और हम इतने ताकतवर है कि इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। इस तरह की बातें चल रही है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश है। मतलब ये कई ऐसे बड़े महाशक्ति जिसको बोल सकते हैं देश है, चीन है या अमेरिका है या रूस है या जो बाकी देश है, वो सत्ता हथियाने के लिए, जमीनों पर कब्जा करने के लिए इस प्रकार से युद्ध हो रहे हैं, जहाँ की मतलब भूमिगत संपत्ति जो है उसको पाने के लिए ये पूरे युद्ध खेले जा रहे हैं। कई लोगों की मौत हो रहे हैं, कई जगह पर अराजकता है, पूरे देश में, पूरे विश्व में अभी आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है, बड़ी समस्या है। ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए, जैसे आपने कहा कि कोई प्रयास जो होने चाहिए वैसे नहीं हो रहे हैं, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। क्या हो सकता है ऐसी स्थिति में? इसमें आपने बहुत सही कहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई 21वीं शती के 25 वर्ष बीत चुके हैं और युद्ध का अंत नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, आज के समय में राज्य जो है वो युद्ध में है या युद्ध की तैयारी में है। आयुधों का उत्पादन बढ़ गया है और जो राज्य के प्रमुख हैं या राज्य हैं, वह आर्थिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता, इन दोनों पर उनका संपूर्ण वर्चस्व कैसे हो, इसी दिशा में लगे हुए हैं। इसमें मनुष्य कहाँ है? मनुष्य केंद्रित व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी व्यवस्था मनुष्य के लिए होती है, मनुष्य व्यवस्था के लिए नहीं होती। आज के समय में जो 3 प्रधान व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो मजहबी व्यवस्था हो, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड की व्यवस्था हो, कॉरपोरेशन की व्यवस्था हो, या फिर राज्य की व्यवस्था हो, तीनों व्यवस्थाओं के केंद्र में मनुष्य नहीं। सत्ता, पावर का ही पूरा खेल। इसमें आवश्यकता इस बात की है
कि मानव मात्र व्यवस्था का केंद्र बने, और वही आश्रम परंपरा है। आश्रम अनुगामी होना चाहिए, राज्यानुगामी आश्रम नहीं होना चाहिए। जब मैं आश्रम कहता हूं तो मैं इससे यह भी अर्थ निकलता है कि धर्म, नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा, सदाचार, यह व्यक्तियों के आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार में उतरे, तब आश्रम है। जी जी। आश्रम वह है जहां प्यासे को पानी मिले, भूखे को रोटी मिले, निराश्रय को आश्रय मिले, जिज्ञासु को समाधान मिले, निरक्षर को विद्या मिले। यह आश्रम है। और जब तक हम आश्रमानुगामी मनुष्य को केंद्र में रखते हुए व्यवस्थाओं की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक इन समस्याओं का हमें निदान नहीं मिलेगा। और न राज्य, न कॉरपोरेशन, न मजहब इस रास्ते पर चल रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि कृष्ण ने गीता में कहा, परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जिसका सीधा अर्थ है कि जो सज्जन हैं समाज में, उनका परित्राण हो, उनका रक्षण हो, और जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, उनका विनाश हो। यह राजधर्म है। राजधर्म के अधीन राज्य को होना चाहिए। राज्य के अधीन राजधर्म नहीं हो सकता, और वह राज्य जो राजधर्म पर नहीं है, उसको होने का भी कोई अधिकार नहीं है। सही बात। आचार्य कौटिल ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह व्यक्ति जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वह राजा होने के योग्य भी नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। इस प्रकार से हमें अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखद, सुरक्षित, समृद्ध भविष्य चाहिए, तो हमें आश्रम परंपरा के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। जिस प्रकार से आपने कहा कि राज्य को व्यवस्थाएं मनुष्य के ध्यान में रखकर करनी चाहिए। इस समय हम अपने देश की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय, जैसे राम मंदिर का पुनरुत्थान हुआ, राम मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम की स्थापना हुई, अभी कल ही वो यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में आए थे। 1000 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। 15 तारीख तक तिथि उसकी बढ़ा दी गई, और बड़ा उत्सव 3-4 दिन, 1 हफ्ते का ये चलेगा। एक तरफ वो आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सनातन विरोधी गतिविधियां होती है, और सनातन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हिंदुओं के साथ और मंदिरों के साथ धर्म के नाम पर इतना मतलब अत्याचार, दुर्व्यवहार हो रहा है, और वहां की जो व्यवस्था है, वहां के जो लीडर है, वो इसको रोक नहीं पा रहे हैं या रोकते नहीं है। हम सीधे कहते हैं कि वो इसके मुख्य समर्थक है, या उसी के इशारे ये सब होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। बहुत ही भेद है। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास की बात प्रधानमंत्री करते हैं, बाकी जो राज्य है वहां के लोग भी जो व्यवस्थाएं है उसके अंदर इसी प्रकार से कार्य करते हैं। सारी जो योजनाएं होती है वो सबके लिए होती है। और एक तरफ है कि कुछ राज्य, जो राज्य के अंदर पूरा भेदभाव है। ये अंतर जो है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए? इसमें मैंने कहा आपसे कि पहला पक्ष तो यह है कि पहले हम इस समस्या के मूल को समझें। मैं अक्सर इस बात को कहता रहा हूं कि पूरे भूमंडल में 2 प्रकार की मनीषाओं का संघर्ष है। पहली मनीषा है ही मनीषा, और दूसरी मनीषा है भी मनीषा।
ही मनीषा ये कहती है कि मेरा सत्य और दर्शन, मेरी उपासना पद्धति ही सही है, मेरा ही मार्ग सही है। और जब ही वृत्ति मनुष्य के ऊपर प्रभावी हो जाती है तो वह हिंसा को जन्म देती है, दूसरे का विनाश करने की ओर अग्रसर हो जाती है, क्योंकि वह किसी अन्य को बर्दाश्त नहीं करती। दूसरी तरफ भी संस्कृति है। भी संस्कृति कहती है कि तुम्हारा सत्य और दर्शन भी सही है, मेरा सत्य और दर्शन भी सही है, हम दोनों अपनी उपासना पद्धति, अपने सत्य, अपने दर्शन, अपने मार्ग पर चलते हुए एक दूसरे का परिष्कार और उत्कर्ष कर सकते हैं, समन्वय के साथ रह सकते हैं। यह भी मनीषा का मार्ग, आश्रम परंपरा का मार्ग है। और ये जो समस्याएं आपने मुझे गिनाई, इनमें से लगभग सबकी जो मूल है वो ही संस्कृति और मनुष्य के मन को ही से भी में परिष्कृत करने का कार्य करने पर यह सब चीजें स्वतः ठीक होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। अभी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2 टर्म से योगी आदित्यनाथ का शासन है। जिस प्रकार से पहले जो शासन था वहां पर गुंडा राज और जो चीजें थी, वो धीरे धीरे योगी जी के आने के बाद में उन्होंने नियंत्रित किया। वहां पर जो अराजक तत्व थे, जो असामाजिक लोग थे, उनको उन्होंने कानूनी तरीके से दंडित किया, कईयों को जेल भेजा, कईयों को उनके अंतिम मार्ग पर भेज दिया, और अभी भी लगातार उनके इस प्रकार के कार्यों में जुटे लोगों के साथ उनका सख्त रवैया जारी है। तो ये जो व्यवस्था है एक राज्य के अंदर सीमित है। हाल अभी धीरे धीरे इसका व्याप बढ़ रहा है, अलग अलग राज्यों में भी इसी प्रकार से राज्य व्यवस्थाएं शुरू की गई है। लेकिन आज पूरे देश भर में योगी जी एक रोल मॉडल के तौर पर देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद भी योगी जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। योगी जी जैसे जो शासक है, क्या आपको लगता है कि ऐसे ही शासक हर राज्य में अगर हो इसी प्रकार से, तो ये व्यवस्थाएं जो आप बोल रहे हैं ही से भी तक की जो सफर है वो जल्दी से पूरा किया जा सकता? इसमें मैंने जैसे पूर्व में कहा कि कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो एक और जहां साधु जनों का, सज्जन लोगों का, अच्छे लोगों का रक्षण होना चाहिए, तो दूसरी ओर जो दुष्ट हैं, जो विनाश की ओर के मार्ग पर हैं, जो क्रूरता की पराकाष्ठाएं लांघ चुके हैं, उनके विनाश की भी आवश्यकता है। और इसी को राजधर्म कहते हैं। राजधर्म का एक अर्थ यह भी है कि जहां भी अधर्म है, अनीति है, अन्याय है, असत्य है, अमर्यादा है, अनाचार है, उसका प्रतिकार करना भी राजधर्म है। इसलिए जो भी घटनाएं आपने सुनाई, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वह अन्य राज्यों में हो, या संपूर्ण मानव जाति में, संपूर्ण भूमंडल में हो, हर जगह अधर्म, अनीति, अन्याय, असत्य, अमर्यादा, अनाचार का प्रतिकार होना चाहिए, सज्जनों का रक्षण होना चाहिए और दुर्जनों का विनाश होना चाहिए। तभी हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं, और सुनहरा जो भविष्य कह सकते हैं वो मिल सकता है। उसका जिस प्रकार से आपने कहा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हाल के जो प्रधानमंत्री, उनका कहना है कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से राम राज्य की स्थापना के लिए बड़ा परिश्रम हुआ। मोदी जी जब से 2014 से आए हैं तब से वो प्रयासरत है।
लेकिन राम राज्य से कृष्ण नीति तक जाने की आवश्यकता अब लग रही है, ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, दोनों बातों में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। कृष्ण नीति आखिर क्या है? जैसा मैंने पहले कहा, परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी कि राजधर्म को स्थापित करने के लिए जो भी उपक्रम करने हैं वो करने होंगे, तभी तो हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, समृद्ध और शांतिपूर्ण भविष्य दे सकेंगे। तो वही कृष्ण नीति है। और राम राज्य क्या कहता है? राम राज्य कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में उन्होंने कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। जिसका मैं भाष्य इस प्रकार से करता हूं कि जब पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य के मन में किसी प्रकार का संताप न रहे तो राम राज्य है। तो दोनों में कहां विरोधाभास है? दुष्टों के लिए शस्त्र हैं और सज्जनों के लिए शास्त्र हैं। मन में साधना है, एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र जी। तभी तो एक सुखद सुरक्षित भविष्य बनेगा। बिल्कुल। पुष्कर जी, आश्रम परंपरा के माध्यम से जिस प्रकार से आप कैंप करते हैं, किस प्रकार से लोग उसमें जुड़ सकते हैं और वहां की किस प्रकार की विधि रहती है? अभी आश्रम परंपरा के जो हम की गतिविधियां हैं वह मुख्यतः गोष्ठियों पर और आवासीय सत्रों पर हैं। गोष्ठियों में हम आश्रम परंपरा के विभिन्न पक्षों को वैचारिक धरातल पर रोपित करने का प्रयास करते हैं, जो भी उस गोष्ठी में भाग लेते हैं उनके मन में। और सत्रों में हम कभी एक रात्रि का, कभी 2 रात्रि का और कभी कभी 3 रात्रि का आवासीय सत्र करते हैं, जिसमें इन्हीं पक्षों के क्रियान्वयन पक्ष को भी, जैसे 3 प्रश्न होते हैं ना, आश्रम परंपरा क्या है, आश्रम परंपरा क्यों है और आश्रम परंपरा कैसे, तो इनको हम विशद रूप से उसमें चर्चा करते हैं। ये ज्यादातर जो भी हमारे सत्र होते हैं ये इंटरैक्टिव होते हैं, संवादात्मक होते हैं और इसमें हम सुनना अधिक पसंद करते हैं, सुनाने के बजाय। और उस सुनने के क्रम में आश्रम परंपरा अपने विचार को परिष्कृत करती चलती है। तो ये गतिविधियां हैं। ये गतिविधि हमारी आपके गुजरात में चली हैं, साबरकांठा में, डांग में, नवसारी में, वलसाड़ में, आपके सूरत में, ये कर्णावती में, अहमदाबाद में भी ये गतिविधियां चली हैं। इसी तरह से दिल्ली में चली हैं, उत्तर प्रदेश में चली हैं, झारखंड में चली हैं, मुंबई में चली हैं, कर्नाटक में चली हैं। अभी इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। मुझे आपसे कहने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस में, जेएनयू में, जामिया मिलिया इस्लामिया में, जामिया हमदर्द में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और भी तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ के अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं और उसमें भी फीमेल स्टूडेंट्स, उनका आकर्षण आश्रम परंपरा के प्रति बहुत ही हर्ष देने वाला है। समस्या ये है कि हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये सब बताया ही नहीं। जी। तो अगर आप बताओगे नहीं, वो जानेंगे नहीं, तो उसमें चलेंगे कैसे? जुड़ेंगे? और जब वो सुनते हैं तो उन्हें लगता है ये तो हतप्रभ करने वाला चमत्कारिक मार्ग है और इसी में मनुष्यता का आने वाला भविष्य है। वो अच्छी संख्या में जुड़ रहे हैं। इसलिए हमने अब ये निर्णय लिया है कि जो युवा हैं, ये ऐसे लोगों के बीच में हम अधिक से अधिक समय बिताएं। बिल्कुल बिल्कुल, और जरूरी भी है। आने वाली पीढ़ी जब तक ये सब चीजों से वाकिफ नहीं होगी, जब तक उनको जानकारी नहीं पहुंचेगी, इन लोगों को ये पाश्चात्य संस्कृति और अदर्स जो नॉलेज है
उसी के ऊपर वो अपना जो है आचरण रखेंगे। जिस प्रकार से आपने कहा कि युवा पीढ़ी में अभी इसको लेकर के आकर्षण है, अपनी संस्कृति, अपनी जो पौराणिक विचारधारा है उसको वो अपना रहे हैं। मूलभूत तरीका इसका ये भी होना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार लाया जाए। अभी तक जिस प्रकार से हमें जो मुगल और अंग्रेजों का गुणगान करने वाला पाठ्यक्रम हमारा हुआ करता था, वो अभी नए शिक्षा नीति में उसका सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें जो है उसमें हमारे रामायण, महाभारत और हमारे जो वेद पुराण, जिस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है उसका ज्ञान पाठ्यक्रमों से शुरू से अगर बच्चों को मिले तो आने वाले समय में वो और ज्यादा आकर्षित होंगे हमारी संस्कृति से। ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यदि हम भारत का संदर्भ लें तो यहाँ की शिक्षा और संस्कृति को लेकर काफी कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना शेष है। और उस दिशा में आपने जैसे कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं क्या, और हमारे बच्चों को वह पाठ्यक्रम उपलब्ध कैसे हो जो हमें पढ़ाना चाहिए। इन दोनों को करने के लिए जो हमें आचार्य चाहिए या जो टीचर्स चाहिए, उनकी नितांत कमी है। पिछले 150 वर्षों से लगातार हम कटे रहे हैं। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो खाली भारत नहीं पूरे विश्व में थोप दी गई। स्वयं वे देश जहां वो शिक्षा व्यवस्था उत्पन्न हुई वह भी उससे परेशान है। आज यूनिवर्सिटी सिस्टम पूरे वर्ल्ड में कोलैप्स कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। और इससे निकलने का जो मार्ग है, उसके लिए जो विद्वता हमें विकसित करनी है, उसके लिए समय चाहिए, श्रम चाहिए, ऐसे प्रतिबद्ध लोग चाहिए जो इस दिशा में काम कर सकें। हो रहा है, बहुत कुछ होना शेष है। और आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से युवा वर्ग आश्रम परंपरा की ओर आकर्षित हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक आध पीढ़ी में हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम कई ऐसे किस्से भी देखते हैं जिसमें आपने जैसे कहा कि युवा वर्ग अपनी संस्कृति को जानना, पहचानना, उसको उससे जोड़ना चाहता है, जबकि आज भी कुछ ऐसे युवा भी है जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, ड्रग्स और बाकी जो दूषण है उससे आकर्षित हो जाते हैं। उसको इन सब चीजों से बाहर निकालना ये भी बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति जो अभी हमारे देश में देखी जा रही है, कई राज्य है, मैं बात कर रहा हूं पंजाब की। पंजाब के अंदर युवाओं में 80% से ज्यादा युवा लोग जो है वो वहां पर ये व्यसन से ग्रसित है। तो इसको बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है, और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? वहां की जो सरकार है वो भी इस पे ज्यादा जो है इंटरेस्टेड नहीं है। सरकारें बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि है क्या कि पूरे समाज में, पूरे विश्व भर में, पूरे भूमंडल में बांधव भाव क्षीण होता जा रहा है, जिसको बॉन्डिंग। हाँ। अब ये बांधव भाव क्षीण होने से, जैसा मैंने पहले कहा, अमानवीकरण यानी कि डीह्यूमनाइजेशन, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा हो या दिनचर्या की वजह से हो रहा हो, लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा हो, लेकिन ये हो रहा है और ये मानसिक असंतुलन पैदा कर रहा है। तो ये जो मनोरोग हैं और ये जो असंतुलन है, इनसे पलायन करने के लिए जो युवा हैं वो ड्रग्स या इस तरह की चीजों में चले जाते हैं, या जैसे आप कहें मानव, वो राष्ट्र विरोधी नारे नहीं है, वो मानव विरोधी नारे हैं जिसको आप कह रहे हैं। तो इस तरह से अमानवीय कृत्यों की तरफ उनका पलायन होता है और वह उसमें अपने जीवन का अर्थ ढूंढने लगते हैं। तो वास्तव में हमारे जीवन का क्या अर्थ है, वह समझने के लिए हमको एक ऐसा मार्ग चाहिए जो यह कहता हो कि भाई स्वराज्य होना चाहिए। स्वराज्य का सीधा अर्थ होता है स्वपर राज्य, जिसे हम लोगों के स्कूलों में ये पढ़ाया जाता था, वन हु कंकर्स द
कंकर सेल्फ कंकर्स द वर्ल्ड। तो स्वयं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की जय से पहले स्वयं पर खुद की जय करे। तो यही स्वराज्य है। उस स्वराज्य मार्ग पर ले जाने के लिए आज के समय में कोई मार्ग हम अपने बच्चों को उपलब्ध ही नहीं करा पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब मार्ग उपलब्ध नहीं है तो वो कुमार्गों की ओर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसका एक कारण पुष्कर जी ये भी हो सकता है कि जो पहले हमारे घरों में वासुदेव कुटुंबम की जो भावनाएं होती थी, संयुक्त कुटुंब रहते थे, दादा दादी, चाचा चाची, भाई भांडू, सब लोग एक साथ रहते थे, और अभी कुटुंब छोटे होते जा रहे, डिवाइड होते जा रहे। इससे भी इसका असर हो सकता है। मैंने कहा ना कि कुल मिलाकर जो बांधव भाव है वही घटता जा रहा है। वह बांधव भाव ही मित्र बनाता है, वह बांधव भाव ही कुटुंब परिवार बनाता है, वह बांधव भाव भी ही पति पत्नी के रिश्ते तक को बनाता है, बच्चों और पिता पुत्र के, माता पिता के रिश्तों को बनाता है। इसलिए वह बांधव भाव क्षीण होगा तो लोकचर्या के प्रत्येक आयाम पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बांधव भाव का उत्सव है आश्रम परंपरा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही कि बांधव भाव जो है वो विकसित होना चाहिए। आज के समय की ये बहुत बड़ी मांग है, और युवाओं को खास करके इस आश्रम परंपरा के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए। उनको ज्यादा से ज्यादा इस विषय को जोड़ना चाहिए और इस पे अध्ययन करना चाहिए। तभी आने वाले समय के अंदर हम जो है भारत की जो मूलभूत संस्कृति है और जो हमारी परंपराएं हैं उसको पुनः जीवित कर पाएंगे। हमारे साथ पुष्कर जी मिश्रा थे और उनके साथ हमने बहुत ही विस्तृत बात की आश्रम परंपरा के बारे में, और उन्होंने काफी सारे पहलू पर प्रकाश डाला है। बहुत ही उपयोगी जानकारी हम दर्शकों तक पुष्कर जी के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं, और आगे भी हम इसी प्रकार पुष्कर जी से फिर से भी भेंट करेंगे, और हो पाएगा हम उनसे मिलने के लिए दिल्ली भी जाके उनसे मिलेंगे। अगर उनका इधर प्रवास नहीं होगा, हम सौभाग्यशाली है कि इधर इनका प्रवास था और हम आज उनसे बात कर पाए, मिल पाए। तो इस प्रोग्राम में हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और पुष्कर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी पुष्कर जी। हम आपका बहुत बहुत साधुवाद। जी, हम चाहते हैं आप फिर से भी जब आप इधर पधारे तो हम और ज्यादा विस्तृत बात जरूर करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार हमारे साथ। नमस्कार।